नमस्कार साथियों, मैं अध्यापक सीपी सिंह आप सभी का गुरुदीप क्लासेज पर स्वागत करता हूं। साथियों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। साथियों, राजस्थानी भाषा व साहित्य से रीड मुख्य परीक्षा में 8 से 9 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये क्लासें देखने के बाद में आपका सिंगल प्रश्न भी साथियों गलत नहीं होगा। और साथियों, 5 क्लासें हमने ले ली हैं और आज अपनी क्लास होगी 6 नंबर। और अपना जो काल चल रहा था मध्यकाल की सभी रचनाएं अपन ने देख ली हैं और उसके बाद में मध्यकाल का जो गद्य साहित्य है वो भी अपन ने पढ़ा। 3 भागों में उसको बांटा गया था, धार्मिक गद्य, ऐतिहासिक गद्य और ललित गद्य। और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे साथियों गद्य पद्य की जो विशिष्ट शैलियां हैं उसके बारे में इस कक्षा के अंदर पढ़ने वाले हैं। साथियों, ये पूरा कंटेंट हमने आरबीएससी पुस्तकों से तैयार किया है। ये 3 पुस्तकें हैं, इनसे हमने मक्खन निकाल करके इस पुस्तक के अंदर डाला है और ये पुस्तक मार्केट के अंदर उपलब्ध है। मात्र 100 रुपये में ये पुस्तक आपको बाजार में मिल जाएगी और इन्हीं ही पुस्तकों से साथियों पूरा कंटेंट हम क्लासों के रूप में आपको निःशुल्क दे रहे हैं। और ये क्लासें आप देखने के बाद में साथियों आपका सिंगल प्रश्न भी गलत नहीं होगा। ये आज अपनी 6 नंबर क्लास है, लगभग 10 क्लासें होगी इसके अंदर और उसके बाद में अपना ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद में अपन MCQ शुरू करेंगे और पिछली बार जो भी परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं वो भी शुरू करेंगे। तो साथियों, आज अपना टॉपिक है राजस्थानी गद्य पद्य की शैलियाँ, यानी गद्य पद्य की जो विशिष्ट शैलियाँ हैं, जैसे ख्यात हो गया, वचनिका हो गया, दवावेत हो गया, परसी हो गया आदि के बारे में इस क्लास के अंदर जानेंगे। सबसे पहले है साथियों ख्यात क्या होती है। आपने सुना होगा मोहन और नैणसी की ख्यात है, अलग अलग ख्यातें हैं। राजा महाराजाओं ने अपना जो इतिहास संचित करने के लिए इन ख्यातों को साथियों लिखवाया है। क्या है साथियों? ख्यात ऐतिहासिक गद्य का एक रूप है। किसका रूप है? गद्य का एक रूप है। ख्यात संस्कृत के ख्याति शब्द से बना हुआ है। साथियों, देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवा कर संचित किया। ये इतिहास ख्यात कहलाता है। साथियों, जो भी देशी राजाएं हुए हैं उन्होंने अपने सम्मान के लिए, अपनी सफलताओं को भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए और उनका जो विशेष कार्य किया है उनके लिए उन्होंने क्या किया कि साथियों ख्यातें लिखवाई है। साथियों, ठीक है, ख्यातें लिखवाई है। आगे है ख्यातों का लेखन मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल से प्रारंभ हुआ था। यानी ख्यात लिखनी कब से शुरू हुई थी? मुगल बादशाह अकबर हुए हैं उसके समय से साथियों हैं राजस्थान में ख्यातें लिखनी शुरू हुई थी। ठीक है, और इनका लेखन है प्रशस्ति के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? ख्यातों का लेखन प्रशस्ति के रूप में मिलता है। अब महत्वपूर्ण देखते हैं ख्यातें कौन कौन सी है, यहां से आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। साथियों, दयाल दास की ख्यात, इसकी रचना की है दयाल दास ने। इसमें मुख्य तथ्य देख लेते हैं। इसमें बीकानेर के राव बीकाजी से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक का इतिहास का वर्णन किया गया है। बीकानेर के जो राजा हुए हैं, एक तो हुए हैं राव बीकाजी और अनूप सिंह हुए हैं, वहां तक के इतिहास का इसमें वर्णन किया गया है। इसे बीकानेर के राठौड़ी ख्यात भी कहा जाता है। ये साथियों CET 2023 में यहां से प्रश्न पूछा गया था। जो भी साथियों तथ्य लिखा हुआ है सब मक्खन है, यानी बीकानेर के राठौड़ों को ख्यात भी इसको कहा जाता है। किसको? दयाल दासरी ख्यात को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, बढ़ते हैं आगे। हाँ, दयाल दास राजस्थान का अंतिम ख्यातकार माना जाता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है, दयाल दास है राजस्थान का अंतिम ख्यातकार माना जाता है। दयाल दास बीकानेर महाराजा रतन सिंह का विश्वास पात्र था। किसका विश्वास पात्र था? बीकानेर के जो महाराजा हुए रतन सिंह, उनका ये विश्वास पात्र और दरबारी थे, यानी दरबारी कवि ये थे दयाल दास। राजा रतन सिंह के आदेश से ही दयाल दास ने इस ग्रंथ की रचना की थी। कौन से? दयाल दास की ख्यात है, या इसको बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात भी कहा जाता है। और इनका संरक्षण दिया था, यानी इनको संरक्षण भी रतन सिंह ने ही दिया था। किसको? दयाल दास को। आगे है मोहनोत नैणसी ख्यात। यह तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए आप। मोहनोत नैणसी ख्यात, मोहनोत नैणसी, इनका मूल नाम था पृथ्वीराज भट्ट वल्लादी। क्या नाम था? पृथ्वीराज भट्ट वल्लादी। साथियों, ठीक है,
17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मारवाड़ी और डिंगल का पहाड़ जो मारवाड़ी के इतिहास का वर्णन करता है साथियों। ये मारवाड़ के इतिहास का वर्णन करता है कौन? मुहनोट नैणसी ख्यात है। ठीक है, और ये किस भाषा का पाठ है? मारवाड़ी और डिंगल का है पाठ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राजस्थानी भाषा की सर्वाधिक प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात मुहनोट नैणसी की ख्यात है साथियों। यानी राजस्थानी भाषा की यदि सबसे प्राचीन कह सकते हैं और विश्वसनीय ख्यात है, क्वेश्चन आ जाए, यानी राजस्थानी भाषा की सबसे प्राचीन भी कह सकते हैं और विश्वसनीय यानी अच्छी ख्यात है, मुहनोट नैणसी की ख्यात है। राजस्थान के क्रमबद्ध इतिहास लेखन के प्रथम इतिहासकार थे। कौन थे? मुहनोट नैणसी। ठीक है, कौन थे? मुहनोट नैणसी थे, जिन्होंने मुहनोट नैणसी की ख्यात लिखी है। मुंशी देवी प्रसाद ने मुहनोट नैणसी को राजपुताना का अबुल फजल कहा है। ये तो साथियों काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। राजपुताने का अबुल फजल किसने किसको कहा था? यानी मुंशी देवी प्रसाद ने मुहनोट नैणसी को कहा था राजपुताने का अबुल फजल साथियों। ठीक है, मुहनोट नैणसी की ख्यात को जोधपुर का गजेटियर भी कहा जाता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। जोधपुर का गजेटियर किस ख्यात को कहा जाता है? मुहनोट नैणसी की ख्यात को कहा जाता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली ख्यात आती है बांकीदासरी ख्यात। कौन सी ख्यात? बांकीदासरी ख्यात। बांकीदास द्वारा रचित 2000 बातों के संग्रह वाली यह ख्यात है। इसमें कितनी बातें हैं साथियों? 2000 बातों वाली यह ख्यात है। तत्कालीन समाज की वेशभूषा, आभूषणों, रीति रिवाजों के बारे में वृद्ध जानकारी अवगत कराती हैं। ये जो बांकीदास वाली ख्यात है साथियों, ये समाज के अंदर जो वेशभूषा है, आभूषण वगैरह जो भी स्त्रियां पहनती हैं, उसका ये बखान करती हैं मध्यकाल के अंदर। ठीक है, ये ख्यात जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि भी बताती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कनिष्ठ अनुदेशक 2019 के एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सी ख्यात है जो जयपुर और जोधपुर का स्थापना की तिथि बताती है। ठीक है, यह आपको याद रखना है, बांकीदासरी ख्यात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे है वचनिका। कौन सी साथियों? वचनिका। संस्कृत के वचन शब्द से वचनिका शब्द एक काव्य विधा के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ है। काव्य की क्या है? एक विशिष्ट शैली है, काव्य की विधा भी कह सकते हैं इसको, और ये एक विधा के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ है। वचनिका एक ऐसी तुकांत गद्य पद्य मिश्रित रचना है साथियों। ये कैसी है? गद्य पद्य मिश्रित रचना है वचनिका। ठीक है, एक उसमें तुकबंदी की गई है। तुकबंदी होती है ना, एक से दूसरे का कौंठा जुड़ा होता है, बातें कहते हैं ना। ठीक है, इसमें तुकबंदी की गई है जिसमें अत्यानुप्रास मिलता है, यद्यपि इनके अपवाद भी मिलते हैं। राजस्थानी भाषा की 2 अत्यंत प्रसिद्ध वचनिकाओं में शिवदास गार्डन कृत अचलदास खीसरी वचनिका है। ये आपको याद रखना ही है, महत्वपूर्ण है। अचलदास खीसरी वचनिका, इसकी रचना की है शिवदास गार्डन ने। और दूसरी है राठौड़ रतन सिंह महेश दातोसरी वचनिका। राठौड़ रतन सिंह महेश दासोतरी वचनिका, इसकी रचना की है जग्गा खिड़िया ने, या खिड़िया जग्गा भी कह सकते हैं। ये 2 आपको वचनिका याद रखनी है साथियों। ठीक है, अचलदास खीसरी, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसकी रचना शिवदास गार्डन और राठौड़ रतन सिंह महेश है, जो जग्गा खिड़िया है, उन्होंने इसकी रचना की है साथियों। काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे, सर इतनी रचनाएं याद कैसे होगी? साथियों, संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो याद नहीं हो सकता है। बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमें याद हो ही जाता है। रिवीजन बहुत ही जरूरी है। आप क्लासें ले रहे हैं, उसको नोट्स बना रहे हैं, उसका बार बार रिवीजन कीजिए। वैज्ञानिक पद्धति यही है, आप आज ने जो पढ़ा है सोने से पहले उसको वापस पढ़ो, उसके बाद में 24 घंटों में उसका रिवीजन करो, उसके बाद में 7 दिन में उसको एक बार और देखो, आपको सब याद हो जाएंगे साथियों। ठीक है, ये रचनाएं। और उसके बाद में मैं इसकी एक मैराथन क्लास भी लाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी मैं छांट करके लेके आऊंगा, इनमें से ही महत्वपूर्ण कौन सी रचनाएं हैं। फिर अपनी MCQ क्लास भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो साथियों आप क्लासें पूरे देखिए, नोट्स बनाइए। ऐप के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, उसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और
और टेस्ट सीरीज के साथ में आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो आप ऐप जरूर डाउनलोड करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे है जो गद्य पद्य की शैली जिसका नाम है दवावेत। क्या वे राजस्थानी साहित्य जिसमें अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया हो उसे साथियों दवावेत कहते हैं। जिसमें ऐसी रचना की गई है जिसमें अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है उसे दवावेत कहा जाता है। दवावेत कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है जो वचनिका काव्य के रूप की तरह है। ये वचनिका काव्य के रूप की तरह भी है, लेकिन इसमें अरबी फारसी के ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया गया है। वचनिका राजस्थान में लिखी होती है किंतु दवावेत उर्दू और फारसी के शब्दों से युक्त होती है। याद रखना, तो वचनिका हमने पढ़ा ना, अचलदार खिसरी वचनिका है, ठीक है, वो तो राजस्थानी में लिखी होती है, लेकिन जो दवावेत होते हैं वो उर्दू और फारसी के शब्दों में है, अरबी फारसी के शब्दों से युक्त होते हैं। इनमें कथा, नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आखेट, नक्शिक आदि का वर्णन तुकांत और प्रवाह युक्त होता है साथियों। ठीक है, इसमें तो जो कथानक होता है उसका नायक का गुणगान किया गया है, राज्य का जो वैभव है उसके बारे में बताया गया है, युद्धों के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। और अकमाल देवडारी वचनिका, अकमाल देवडारी दवावेत, महाराणा जवान सिंह दवावेत, राजा जय सिंह दवावेत आदि प्रमुख दवावेत है। ऐसा भी पूछा जा सकता है दवावेत ग्रंथ कौन कौन से हैं, नाम दे देगा और आपको बताना होगा। ठीक है, उसके बाद में साथियों आती है वात, जिसको बात भी कहा जाता है। राजस्थानी साहित्य की वात कहानी या कथा विधा से संबंधित है साथियों। बात कहते हैं ना, बातों आप करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था आरएएस प्री 2012 के अंदर। बात क्या होती है, ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ, कहानी की तरह बात कहने और सुनने की विशेष विधा है साथियों। बात कहते हैं ना, अपन मारवाड़ी में बूढ़िया क्या होता, बात तो होना, वो है बातें करते थे। लुगाइयाँ वगैरह भी एक दूसरे को बातें सुनाती थी, उसके अंदर दूसरी लुगाई हुंकारो देती थी, है। ये प्राचीन समय थी, अब तो लोगों के पास टाइम ही नहीं बचा हुआ है, बातें सुनने का टाइम ही नहीं है। विधा है, कथा कहने वाला कहता चलता है और सुनने वाला उसको बीच बीच में हुंकारा भी देते, हाँ सा हुंकारो देवे बीच बीच में हाँ जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, जिससे कथाकार को लगे कि श्रोता रुचि ले रहा है। कोई बात कहते थे, ठीक है, उसके बाद में जो श्रोता थे उसको हुंकारो देते, हाँ सा बात बढ़िया कह रहे हो, तो श्रोता भी उसमें रुचि लेते थे और बात आगे चलती रहती थी। इन बातों में जीवन के हर पक्ष है, युद्ध है, धर्म है, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला गया है। बातें हैं जो धार्मिक भी थी है, उसमें युद्धों की बातें भी थी है, दर्शन है, मनोरंजन है आदि के बारे में ये बातें हो रखी है। गद्यमय, पद्यमय तथा गद्य पद्य के तीनों रूपों में बातें मिलती है, ये याद रखना आपको। गद्यमय, पद्यमय तथा गद्य पद्यमय तीनों ही रूपों में साथियों बातें मिलती हैं। राव अमर सिंह जी री बात में है, राव अमर सिंह री बात, और खींचिया री बात, पाबूजी री बात है, ये महत्वपूर्ण है, पाबूजी री बात, कानड़दे री बात, अचलदार खींची री बात आदि प्रमुख बातें हैं। ठीक है, जिन बात फौज में नगारो चाहिए उन्हीं बात में कहीं जरूरी है, बात के अंदर हुंकारो जरूरी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था रीड मेंस लेवल 2 अंग्रेजी में, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं साथियों, आप कहते हो क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछे जाएंगे, मैं साथ साथ में आपको बता रहा हूं कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, अगली है जमाल, गद्य पद्य की शैली है जमाल। जमाल राजस्थानी काव्य का एक मात्रिक छंद है। क्या है जमाल? मात्रिक छंद है। इसमें पहले पूरा दोहा, फिर पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। राव इंद्र सिंह जी जमाल है, प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना, राव इंद्र सिंह जी जमाल प्रसिद्ध है। आगे है परसी, ये महत्वपूर्ण है। परसी क्या होती है और यहां से भी प्रश्न पूछा गया था। संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्यमय रचना में मिलता है उसे परसी कहा जाता है। परसी किसे कहते हैं? यानी संत महात्मा जितने भी हुए हैं उनका जो जीवन परिचय अपन देखेंगे उसके अंदर मिलता है, उसको क्या कहा जाता है? परसी कहा जाता है। यानी पद्यमय रचना मिलती है, उसका वर्णन किया गया होता है जीवन परिचय के बारे में, उसे क्या बोलते हैं? परसी कहते हैं। ठीक है, संत नामदेव जी री परसी, कबीर री परसी, संत रैदास री परसी है, संत पीपा री परसी। परसी के अंदर क्या है?
उनका जीवन परिचय के बारे में जानकारी मिलती है। उन्होंने क्या किया है, कौन से बड़े काम किए, संत दादूजी की पर्ची है, मीराबाई जी की पर्ची आदि प्रमुख पर्चियां रचनाएं हैं साथियों। ये सांख्यिकी अधिकारी 2024 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें से पर्ची से संबंधित असत्य है, कथन दे देगा, ये पर्चियां दे देगी। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब है प्रकाश। अब प्रकाश क्या होता है? किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृति को प्रकाश कहा जाता है साथियों। किसे कहा जाता है? या किसी वंश के बारे में उसकी उपलब्धियां जानो, है विशेष उपलब्धियों का घटनाक्रम जिसमें किया जाता है, बड़े स्तर पर उसका विश्लेषण किया जाता है, उसको प्रकाश कहा जाता है। किशोरदास का राज प्रकाश, आसिया मान सिंह का महायश प्रकाश और कविया कर्णिदान का सूरज प्रकाश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्णिदान का काफी बार परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा हुआ है कि सूरज प्रकाश की रचना किसने की है? कविया कर्णिदान ने की है। पूछ सकते हैं महायश प्रकार की रचना किसने की है? आसिया मान सिंह ने। ठीक है, राज प्रकाश की रचना किसने की है? किशोरदास। इन दो महत्वपूर्ण है, एक तो सूरज प्रकाश और राज प्रकाश, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले आते साथियों मरसिया क्या होते हैं? मरसिया किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में उनकी जो मृत्यु के बाद में शोक प्रकट करने के लिए जो रचनाएं की जाती है उनको मरसिया कहा गया। मरसिया राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक प्रकट करने के लिए मरसिया काव्यों की रचना की गई है। इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का वर्णन भी किया जाता है। यानी जो महान व्यक्ति होता था, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनने कौन कौन से ऐसे कार्य किए थे, उनकी मृत्यु के बाद में ये लिखे जाते थे, इसलिए इनको क्या कहा गया है? मरसिया कहा गया है। राणा जगपतरा मरसिया मेवाड़ महाना जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था, राणे जगपतरा मरसिया। ठीक है, उसके बाद में है रासो। रासो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पृथ्वीराज रासो वगैरह आप पढ़ते हैं ना। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति है, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो, राजा की कीर्ति है, उन्होंने कौन कौन से विजय पाई है, कौन से युद्ध किए हैं, और उसका बड़े स्तर पर वर्णन यदि हम किया जाता है वो रासो में किया जाता है। किसमें किया जाता है? रासो में किया जाता है। रासो ग्रंथों में संदर्भदायी का पृथ्वीराज रासो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंद्रबरदाई ने। महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कैसे? क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। पृथ्वीराज रासो की रचना कौन सी है? कौन करी है? राजस्थानी में है रचना नी है। एक शब्द आता है साथियों नी। कौन सी रचना? नी है। नी का अर्थ होता है नहीं। कौन सी है मतलब एक आता है ना कौन सी है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी रचना है, तो कौन सी का अर्थ होता है कौन सी। ये शब्द आपको ध्यान रखने। नरपति नाले का विशल देव रासो, गिरधर आसिया का सगत रासो और दलपत विजय का खुमान रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो, जोधराज का हमीर रासो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ये रासो आपको याद रखने हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने, विशल देव रासो की रचना नरपति नाले ने की है और सगत रासो की गिरधर आसिया ने की है और खुमान रासो की दलपत विजय ने की है और कुंभकर्ण का रतन रासो, ठीक है, और हमीर रासो की रचना की है जोधराज। किसने की है? जोधराज ने साथियों की है। आगे है रूपक। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रूपक क्या होता है? रासो वगैरह ये बहुत राजा की विस्तृत उपलब्धियों का वर्णन इसके अंदर होता है। आगे है रूपक। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है। गज गुण रूपक, रूपक गोगा अदेजीरो, राज रूपक आदि प्रमुख रूपक काव्य है। ये ज्यादा इतना महत्वपूर्ण रूपक ज्यादा नहीं है साथियों। आपको रासो बड़े स्तर पर याद रखना है, एक एक रचना रासो की आपको याद करनी है। ठीक है, आगे है विगत। क्या होती है साथियों विगत? बताते हैं आपको। और ऐसे कितने साथी हैं जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं, आप कमेंट में साथियों जरूर बताइए। और जो हम ये कंटेंट पढ़ा रहे हैं कोई कमी हो, आपको कैसा लग रहा है, तो आप जरूर बताइए साथियों कमेंट के माध्यम से। हमारा हौसला आजमाइश कीजिए। ठीक है,
आगे हैं विगत के बारे में पढ़ रहे हैं साथियों। विगत, विगत से किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि, शासक है, उसके परिवार है, राज्य के क्षेत्र प्रमुख, व्यक्ति अथवा उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। इसके अंदर है राजनीतिक है, सामाजिक व्यक्तित्व का इसके अंदर वर्णन मिलता है। विगत में उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी रहे हैं, यानी विगत में जो उपलब्ध आंकड़े हैं वो आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी रहे हैं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी है उसके बारे में इसमें बताया गया है। विगत में प्रत्येक परगने की आबादी है, ठीक है, रेख है, भूमि किस्में, फसलों के हाल है और सिंचाई के साधन आदि की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसमें ऐसा पूछा जा सकता है किसमें परगने की आबादी, रेख, भूमि किस्म, फसलों आदि की जानकारी प्राप्त होती है, तो आ जाएगा विगत के अंदर। किसमें? अब जैसे आते हैं मारवाड़ रा परगनारी विगत, ये तो महत्वपूर्ण है। मोहनोड नैन्सी की रचना ये या मारवाड़ रा परगनारी विगत, मोहनोड नैन्सी ने ये लगा था। ये CET 2023 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, मारवाड़ रा परगनारी विगत, ठीक है। मारवाड़ रा परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। वेरी वेरी याद रखना, मारवाड़ रा परगनारी विगत राजस्थान का गजेटियर, ठीक है। मोहनोड नैन्सी जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के दीवान थे। ये भी कर सहायक परीक्षा 2018 में पूछा था कि मोहनोड नैन्सी जोधपुर के राजा जगत सिंह के दीवान थे। किसके दीवान थे? जगत सिंह के साथियों दीवान थे। साथियों कंटेंट के अंदर हमने परीक्षा में कहाँ से प्रश्न आए हुए हैं वो भी साथ में ऐड किए ताकि आपको याद करने में साथियों दिक्कत न हो। आपको तो ये तो याद करना ही है कि ये पूछा गया है। साथियों जो PY को अपन करते हैं वहां से लगभग 60% सवाल पूछे ही जाते हैं। तो किसी भी आपकी तैयारी कर रहे हैं, रीड मेंस की तैयारी, PYQ क्वेश्चन आप जरूर देखें, ठीक है। इसमें मारवाड़ के 7 परगनों का वर्णन है। मारवाड़ के 7 परगनों का वर्णन है जो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के शासनकाल में थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब है साथियों वैली। क्या है? वैली। वैली ग्रंथ में वेलियो चंद में लिखे हुए, वैली ग्रंथ किसमें? वेलियो चंद में लिखे हुए हैं। इसके विविध विषय रहे हैं जो धार्मिक ऐतिहासिक रहे हैं। दईदास जैतावतरी वेली, रतनसी खिमावतरी वेली तथा राव रतनसिरी वेली प्रमुख वेली ग्रंथ है, ठीक है। वेली परंपरा की प्रमुख रचनाएं पृथ्वीराज राठौड़ी लिखी हुई है। वैली कृष्ण रुक्मणी री, ये महत्वपूर्ण है। वैली कृष्ण रुक्मणी किसने लिखा है? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है साथियों। किसने लिखा है? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है वैली कृष्ण रुक्मणी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आपको जान। उसके बाद में आता है साखी, गद्य पद्य की शैली है, उसके बारे में जानते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साकी साक्षी शब्द से बनाए। किससे बनाए? साक्षी से बनाए। साकी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है। साखियों में सोरठा संत का प्रयोग हुआ है। कबीर की साखियां प्रसिद्ध है। साखियों में किसकी साखियां प्रसिद्ध है? कबीर की साखियां प्रसिद्ध है। साखियां इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में आता है श्लोका। श्लोका क्या होता है? श्लोका साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए थे। श्लोका किसके द्वारा लिखे गए थे? साधारण पढ़े लिखे, बिल्कुल नॉर्मल कम पढ़े हुए, 5वीं 7वीं 8वीं पढ़े हुए थे, उनके द्वारा ये लिखे गए थे। और इसलिए ये जन साधारण की भावनाओं को आम जन तक पहुंचाते हैं। ये भाई कम पढ़े हुए लोग कहाँ रहे? गाँव में रहते हैं, और उनके द्वारा लिखे हुए, और वो क्या करते थे? जन साधारण की भाषा समझते थे, उसके आधार पर इन्होंने लिखे थे। राव अमर सिंह रा श्लोका, अजमाल जी रा श्लोका, ठीक है, राठौर कुशल सिंह जीरो श्लोको, भाटीकेर सिंह जीरो श्लोको आदि प्रमुख श्लोके हैं। उसके बाद में साथियों आते हैं पवाड़ा। पवाड़ा क्या होते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। बहादुरों के विशेष काम का वर्णन करने वाली लोक गाथा को पवाड़ा कहा गया है। याद रखना, ये पूछा जा सकता है इस बार। पवाड़ा, पवाड़ा क्या होता है? यानी इसके अंदर लोक गाथा होती है, यानी बहादुरों के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाला है, उनको पवाड़ा कहा गया। ये लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एग्जाम 2020 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था साथियों। ये साथियों मैं जो भी कंटेंट बता रहा हूँ, विश्वास करना, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, किसी की कर रहे हो, जहाँ से राजस्थानी भाषा व साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं, इस कंटेंट से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है साथियों। ये मेरे पर आप विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। और साथियों आगे अपन पढ़ेंगे आधुनिक काल के बारे में। अपन ने प्राचीन काल पढ़ लिया है और उसके साहित्य को 3 भागों में बांटा गया था।
और उसके बाद में अपन ने मध्यकाल पढ़ लिया। उसके साहित्य को 5 भागों में बांटा गया था। मध्यकाल का गद्य काव्य पढ़ लिया है और उसके बाद में गद्य काव्य की विशेष शैलियां हैं अपन ने पढ़ ली है। आगे अपन 2 क्लासें और होगी, मध्य का जो आधुनिक काल है वो पूरा कर देंगे और उसके बाद में 1 क्लास है संत साहित्य और लोक साहित्य होगी। उसके बाद में अपना राजस्थानी वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो आप डेली क्लासें देखते रहिए साथियों, ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए और बढ़िया तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।